हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी के बारे में। तो सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी और डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। अब हमने पहले देख चुके हैं हम लोग कि जो एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम है वो रिमेन्स कांस्टेंट इन रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस बट इंक्रीजेस इन ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस। सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या करती है, हमेशा इंक्रीज होगी। और जो हमारे पास जो प्रैक्टिकली जो भी सिचुएशंस हमें दिखती हैं लाइफ में, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, जो एक्चुअल प्रोसेसेस होती हैं। इरिवर्सिबल जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या है, एक आइडियल केस है जो हमें एक्चुअली नहीं मिलता। इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो ऑल प्रोसेसेस होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, इरिवर्सिबल। तो अगर हमारे पास क्या सारी की सारी प्रोसेसेस अगर इरिवर्सिबल हैं, इट मीन्स अगर हम साइकिल अगर हम उन पे ऑपरेशन करते रहेंगे तो उनकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी और टेंड्स टू अटेन अ मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है वो हम इरिवर्सिबल होगा, कोई भी नेचुरल प्रोसेस है, हम उसके ऊपर बार बार ऑपरेशन करते रहेंगे, हर बार उसकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अल्टीमेटली कब तक इंक्रीज होती रहेगी, जब तक वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं कर लेती। तो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होती है, सिस्टम की एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। इसका मतलब कि इसको हम कैसे स्टेट कर सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड और सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम आइदर इंक्रीजेस, कि एंट्रोपी ऑफ अ isolated or a self-contained system either increases or remain constant according as the process it undergoes are irreversible or reversible. So entropy of an isolated or self-contained system either increases or remain constant according as the process it undergoes are irreversible or reversible. Analytically हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इक्वालिटी साइन किसको रेफर कर रहा है, रिवर्सिबल को, और ग्रेटर देन साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी सिस्टम की इक्विलिब्रियम में आने की, वो क्या है कि उसकी एंट्रोपी क्या हो, मैक्सिमम। उसके बाद जो है एंट्रोपी एक बार मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद उसके बाद एंट्रोपी क्या नहीं होगी, कभी भी इंक्रीज नहीं। तो नाउ हम डिस्कस करते हैं कि एंट्रोपी एंड द अनअवेलेबल एनर्जी। जैसा कि हमें पता है कि सारे की सारी जितने भी फिजिकल ऑपरेशंस हम लोग यूनिवर्स में देखते हैं वो सारी की सारी क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। वो सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं, इरिवर्सिबल। और हमने इरिवर्सिबल में जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा क्या करती है, चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। तो जो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, जब भी हम कोई ऑपरेशन करेंगे तो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो होगी यूनिवर्स की, वो क्या हो जाएगी, बिकम्स अनअवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। मतलब जब इरिवर्सिबल में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब जितनी क्वांटिटी हम लोग यूज़ कर रहे दे रहे हैं वो सारी की सारी क्वांटिटी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही। कुछ क्वांटिटी क्या हो रही है आपके पास, किस में जा रही है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कहाँ जा रही है, जो यूनिवर्स की सर्टेन क्वांटिटी है एनर्जी की, वो क्या हो रही है, बिकम्स unavailable for the work। और एंड इज एडिड, और वो यूनिवर्स में किस फॉर्म में एडिड हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, फ्रिक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। तो इन दिस वे अगर हम लोग बाद में देखें, फ्यूचर में देखें, तो क्या हो सकता है हमारे पास कि जो जितनी भी एनर्जीज़ हैं, मतलब बहुत टाइम बाद सारी की सारी प्रोसेस होती रहेंगी और धीरे धीरे जो एनर्जी है हमारे पास वो क्या होती रहेगी, धीरे धीरे किस फॉर्म में, ऑल एनर्जीज जो है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हीट एनर्जी में, और बिकम्स अनअवेलेबल फॉर दी वर्क। दैट इज़ द अवेलेबल एनर्जी जो होगी यूनिवर्स की, जितनी अवेलेबल एनर्जी है यूनिवर्स के पास, अवेलेबल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स किसको टेंड्स करेगी, टेंड्स टू ज़ीरो।
सारी की सारी एनर्जी है यूनिवर्स की वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी नॉन यूजफुल इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसको हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेट होगी हमारे पास, जो हम यूनिवर्स की काम की होगी बहुत इन्फिनाइट टाइम्स के बाद, तो ये जो स्टेट आएगी हमारे पास, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। और इस स्टेट में ऑल टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा बिटवीन वेरियस बॉडीज वो क्या हो जाएगा, इक्वलाइज्ड, सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा टेम्परेचर तो हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अगर आप सबका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम, तो कोई भी हीट इंजन है वो क्या होगा, वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीट फ्लो क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। हीट फ्लो पॉसिबल नहीं होगा ड्यू टू द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टेम्परेचर थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो इस जो प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, कि धीरे धीरे जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, हीट की फॉर्म में। तो एक टाइम ऐसा आएगा, अभी नहीं आएगा, मतलब बहुत टाइम बाद, इन्फिनाइट टाइम्स बाद, कि हमारे पास एनर्जी सारी की सारी जितनी भी यूनिवर्स में एनर्जी है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में, और हमारे पास क्या रहेगी, एनर्जी अवेलेबल ही नहीं होगी जिसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकें। और ये जो स्टेट आएगी, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। और जो इस स्टेट में जो ऑल टेम्परेचर डिफरेंसेस होंगे बिटवीन वेरियस बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स वो क्या हो जाएगा, सेम। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, दिस इज स्पोकन, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। और ये हमें इम्प्लाइज क्या करता है कि ऑल्दो की मतलब क्या रहेगा कि टोटल जो एनर्जी है वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा कंजर्व्ड। ऐसे नहीं कि एनर्जी ख़त्म हो रही है तो एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व्ड। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि हमारे पास ये किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फॉर्म, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फॉर्म विच इज़ अनअवेलेबल फॉर द वर्क, which is unavailable for a work, for work। अब इसका मतलब क्या है, दस हम लोग क्या कह सकते हैं कि एनर्जी इज़ रनिंग, हम लोग क्या कह सकते हैं, दस एनर्जी इज़ रनिंग थ्रू अ डाउन हिल। एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। एनर्जी इज रनिंग थ्रू अ डाउन हिल एंड द यूनिवर्स इज मार्चिंग, यूनिवर्स कहाँ जा रहा है, इज मार्चिंग टूवर्ड्स अ स्टेज ऑफ स्टेगनेंसी, मतलब जहाँ पे सारे के सारे यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज़ हैं उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम, तो नो हीट फ्लो विल बी पॉसिबल। स्टेगनेंसी टू अ डाई अ हीट डेथ, जिसको हम बोलते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यूनिवर्स में सारे के सारे टेम्परेचर सेम हो जाएगा, हीट फ्लो पॉसिबल नहीं होगा, हम लोग वर्क नहीं कर सकते, तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि अगर हीट ट्रांसफ़र ही पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास कुछ भी बॉडी ही नहीं चलेगी, हमारे पास वाटर फ्लो नहीं होगा, सब बॉडी, हमारे पास हवा नहीं चलेगी, बारिश नहीं होगी, क्योंकि सारी जितनी भी प्रोसेसेस एटमॉस्फेयर में वो सारी की सारी इसलिए होती है कि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिटवीन द टू बॉडीज़। हवा तब चलती है जब प्रेशर डिफरेंस होता है। अगर टेम्परेचर ही डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम रहेगा, हो जाएगा टेम्परेचर, तो हमारे पास सारी की सारी प्रोसेसेस क्या हो जाएंगी, स्टेगनेंट, कोई प्रोसेस नहीं होगी यूनिवर्स में। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। तो हमारे पास क्या होता है, अगर
इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, जो हमने कार्नोट साइकिल पढ़ा था, उसमें हमारे पास जो Q1 होता है वो क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T1 एंड Q2 इज हीट अब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T2। तो अवेलेबल एनर्जी कितनी थी हमारे पास, जिसको हमने वर्क में कन्वर्ट किया, Q1 माइनस Q2। और अनअवेलेबल एनर्जी कौन सी होगी, जो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई सिंक में, Q2। तो कार्नोट साइकिल में हमारे पास क्या होता है, Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2। तो Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, T2 इंटू Q1 बाय T1। तो हम क्या कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 क्या हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 अनअवेलेबल एनर्जी Q2 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ Q1 बाय T1। Q1 बाय T1 क्या है, विच इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस एट टेम्परेचर T1। तो एंट्रोपी इज तो हम एंट्रोपी किस क्या कह सकते हैं, दस एंट्रोपी इज अ मेजर, thus entropy is a measure of the unavailable energy in a system. Entropy is a measure of the unavailable energy in a system. तो सेकंड हमारे पास कंसेप्ट आता है एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर का। तो एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर में क्या होता है हमारे पास कि एंट्रोपी किससे रिलेटेड है, डिसऑर्डर से। जैसे जैसे हम एंट्रोपी को इंक्रीज करते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होंगी, उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे तो डिसऑर्डर जो होगा मॉलिक्यूल्स का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मतलब एंट्रोपी को इंक्रीज हम जब कर रहे हैं तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम ऑर्डर स्टेट टू डिसऑर्डर्ड स्टेट। क्यों, पहले हमारे पास ऑर्डर्ड स्टेट थी, हमने एंट्रोपी इंक्रीज हुई किसी सिस्टम की, तो एंट्रोपी इंक्रीज करने का सिस्टम का मतलब क्या है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी है उस इज अल्टीमेटली कनेक्टेड विद द लेस ऑर्डर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो अकॉर्डिंग टू इट इसका मतलब क्या है कि जिस स्टेट की एंट्रोपी हाई होगी, हाई एंट्रोपी स्टेट, जिस सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, हाई, वो क्या होगा, ग्रेट डिसऑर्डर में होगा, वुड बी अ ग्रेट डिसऑर्डर। Thus the entropy of a substance, जो एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस होती है इन गैसियस स्टेट, वो क्या होती है, मोर होती है देन इन द लिक्विड स्टेट। क्योंकि जो गैसियस स्टेट है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्री टू मूव कर, आराम से क्या कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो गैसियस स्टेट में हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा डिसऑर्डर होता है एज कंपेयर टू लिक्विड से। तो हमारे पास क्या होता है, सिमिलरली जो एंट्रोपी होगी वो लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट में। तो जब हम आइस को कन्वर्ट करते हैं वाटर में और देन इनटू स्टीम, तो एंट्रोपी क्या हो रही है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑन द अदर हैंड जब हम स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद देन टू आइस, तो एंट्रोपी क्या कर रहे होते हैं हम लोग, एंट्रोपी को डिक्रीज कर रहे होते हैं। दस जब हम टेम्परेचर को लोअर करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एंट्रोपी जो होती है या फिर डिसऑर्डरनेस जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज। तो एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस हम उसको क्या मेजर कर सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस की इज सेड टू बी मेजर ऑफ द डिसऑर्डर, मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर prevailing among its molecules. Prevailing among its molecules. तो हमारे पास क्या होगा, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे क्या होगा, जो थर्मल मोशन है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, डिसअपियर, और जो डिसऑर्डर है वो हो जाएगी बहुत ही कम, और जो एंट्रोपी होगी वो भी क्या हो जाएगी, टेंड्स टू ज़ीरो।
तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे एट एब्सोल्यूट ज़ीरो वो क्या होते हैं, आर इन परफेक्ट ऑर्डर, दैट इज़ वेल अरेंज्ड। उसी को हम लोग कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, कि जो एंट्रोपी है वो क्या करते हैं, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज़ ऑलवेज टेंड्स टू ज़ीरो, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ अ सिस्टम वो क्या करते हैं, ऑलवेज इज इन अ परफेक्ट ऑर्डर। तो अगर हम लोग इसको समराइज करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी है ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी एंड अप्रोचेस मोर और लेस रैपिडली टू द स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। कि अल्टीमेटली कोई भी हमारे पास सिस्टम है उसकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी टाइम के साथ, और अल्टीमेटली उसके पास क्या हो जाएगी, उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एंट्रोपी पे। तो इस फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं कि इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ अ नेचर की, ये नेचर की इनहेरेंट टेंडेंसी है टू मूव फ्रॉम अ डिसऑर्डर्ड, टू मूव फ्रॉम अ ऑर्डर्ड स्टेट, टू मूव फ्रॉम अ ऑर्डर्ड स्टेट टू डिसऑर्डर्ड स्टेट, टू मूव फ्रॉम अ ऑर्डर्ड स्टेट टू डिसऑर्डर्ड स्टेट। तो हम लोग इसको अदर वर्ड्स में कैसे स्टेट कर सकते हैं कि अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ द यूनिवर्स क्या है, अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ द यूनिवर्स इज नॉट ऑर्डर बट चाओस, पर क्या है, डिसऑर्डर्ड स्टेट में है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।